हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 17th एंड 16th ऑफ मे। सबसे स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा दूं आज की क्लास का हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्लास रहेगी, जो हमारी 14 क्वेश्चन की सीरीज रहती है, जिसमें 2 क्वेश्चन स्टैटिक अफेयर्स, 8 करंट अफेयर्स, 2 क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू, जो आपको आपके एग्जाम का जो प्री लेवल होगा उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा उसका थोड़ा सा आइडिया देंगे, और लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे फाइनेंस और इकोनॉमी। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स का। कहाँ पर है हेडक्वार्टर्स यूनेस्को के? यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, क्या इसके हेडक्वार्टर्स है? पेरिस में, दुबई में, लंदन में या वाशिंगटन डीसी में? किस सिटी में आपको यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे? इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस। वहां पर है यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स। यूनेस्को यूएन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन तो नहीं है पर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस, फॉर्म किया गया था 1945। दुनिया में कल्चरल एजुकेशन इवेंट्स पे यूनेस्को ही यूएन के लिए जो भी सब चीजें उसको हैंडल करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इफको? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन बॉडी। इफको की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फूड कोऑपरेटिव लिमिटेड या इंटरनेशनल फार्मर्स फूड कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ये बी और सी में से अपना आंसर ढूंढना था। इफको जो है ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ता है, तो इसकी सही फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, तो इफको एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, तो ये कोई कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जैसे बहुत सारे और ब्रांड्स आपको ये अमूल वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको फाउंड किया गया था 1967 में। आपको बहुत सारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े लोग हैं आपको इफको में देखने को मिलेंगे। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। ठीक है, चलते हैं हमारे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन उनको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वो कौन सी स्टेट की सरकार है जिसने एक ₹5 काओ सेस पर लिकर बॉटल, मतलब एक शराब की बोतल पे यहाँ पर ₹5 का सेस, जिसको काओ सेस बुलाया जाएगा। आपको पता है जो सेस एक स्पेशल टाइप ऑफ टैक्स है। जैसे एनवायरमेंटल सेस अगर आप इकट्ठा कर रहे हो तो उसका खर्चा एनवायरमेंट इंप्रूव करने पे करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर अगर आप काओ सेस इकट्ठा कर रहे हो तो उसका जो भी खर्चा होगा वो जो मतलब आप काओ शेल्टर्स वगैरह बनाने हैं, इन सब चीज़ों पे खर्चा कर सकते हो। तो ऐसा इनिशिएटिव किस स्टेट की सरकार के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है? यूपी, हरियाणा, एमपी या गुजरात? इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है हरियाणा। तो न्यू हरियाणा एक्साइज पॉलिसी ने ₹5 एज काओ सेस इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, इंपोज करना शुरू कर दिया ऑन ईच लिकर बॉटल सोल्ड। शराब की हर बॉटल पे जो भी बेचेगी ₹5 यहाँ पर काओ सेस वसूल किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है करंट का। वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसको कि मोस्ट पंचुअल एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड, मतलब जहां पर फ्लाइट्स टाइम से पहुंचती हैं, टाइम से टेक ऑफ करती हैं, चीजें मतलब टाइम से होती हैं, पंचुअल बहुत है। ठीक है, क्या ये टाइटल मिला है दिल्ली एयरपोर्ट को, कोची एयरपोर्ट को, गुवाहाटी एयरपोर्ट को या फिर हैदराबाद एयरपोर्ट को? तो इंडिया का वो कौन सा बड़ा एयरपोर्ट है जिसको मोस्ट पंचुअल एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड का टाइटल दिया गया है? तो स्टूडेंट्स, असल में ये जो एयरपोर्ट है इसका नाम है हैदराबाद एयरपोर्ट, जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो हैदराबाद एयरपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया मोस्ट पंचुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। जीएमआर ग्रुप के द्वारा इसको हैंडल किया जाता है। तो 90% से ज्यादा ऑन टाइम परफॉर्मेंस मार्क यहां पर रेटिंग दी गई है टू हैदराबाद एयरपोर्ट। ठीक है, आगे चलते। फिफ्थ क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। वो कौन सा शहर है जहां इनॉग्रेशन की जाएगी इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 की बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या चेन्नई? तो किस शहर में इस इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो की शुरुआत की जाएगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। तो आप देख सकते हो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का आर्टिकल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो न्यू दिल्ली में 18 मई को। ठीक है, तो ये बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट होगा क्योंकि पहली बार गवर्नमेंट शोकेस करेगी नई टेक्नोलॉजी और इनिशिएटिव्स इन द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स। ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके द्वारा इस सबको हैंडल किया जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सिक्स क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। वो कौन सी स्टेट है जिसने अपने सारे विलेजेस को 100% ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस डिक्लेयर कर दिया? ये ना वेरियस आप कह लो रैंकिंग्स होती हैं जो स्वच्छ भारत मिशन रूरल फेज 2 के अंदर दी जाती है। ओपन डेफिकेशन होता है कि खुले में कोई शौच नहीं करता। ठीक है, तो अब ODF और ODF प्लस रैंकिंग चलती है। क्या नागालैंड ने अपने सारे विलेजेस को ये 100% विलेजेस को ये डिक्लेयर कर दिया है? तमिलनाडु ने, वेस्ट बंगाल ने या तेलंगाना ने?
तो स्टूडेंट्स अगर आपने जैसे कुछ टीवी सीरीज वगैरह देखी होंगे ना, उसमें आजकल ये ओडीएफ के बारे में काफ़ी दिखाया जाता है। जैसे वो बहुत ही फेमस एक टीवी सीरीज आई थी पंचायत, उसमें भी ओडीएफ के बारे में बात की जाती है। तो स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही आंसर है तेलंगाना। तो यहाँ तो ऐसे पूरा ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का आर्टिकल है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। 50% ऑफ द विलेजेस इंडिया में आर नाउ ODF प्लस अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। नियरली 3 लाख विलेजेस डिक्लेयर देमसेल्फ एज ODF प्लस, ठीक है। और टॉप परफॉर्मर्स में यहाँ पर कौन थे? तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में तेलंगाना 100% विलेजेस को अपना ओपन डेफिकेशन प्लस का स्टेटस दे चुका है। फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी, बाकी सबकी आप रेटिंग्स देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। वो कौन सी स्टेट है जो बनी है इंडिया की पहली स्टेट जिसने एक नया बहुत ही यूनिक तरह का आप कह लो इनिशिएटिव लिया है, राइट टू वॉक। इसका मतलब क्या होगा कि जहां भी सड़क है ना, आपको सड़कों के एक एंड में ऐसे पेडेस्ट्रियंस के लिए, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनके लिए आपको एक एरिया बनाना पड़ेगा ताकि पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पे ना आना पड़े। इससे एक्सीडेंट्स वगैरह भी काफ़ी कम होंगे। तो विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एनफोर्स द राइट टू वॉक? सिक्किम, मिजोरम, केरला या फिर पंजाब? तो स्टूडेंट्स ये जो इनिशिएटिव है ना, ये पंजाब की जो गवर्नमेंट है, ठीक है। तो पंजाब हैज़ टेकन द लीड अमंग द स्टेट्स एंड यूटीज जिन्होंने इंप्लीमेंट किया राइट टू वॉक। इससे क्या होगा, जो भी रोड बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जिसमें NHAI, सब सारी ऑर्गेनाइजेशंस को फुटपाथ और साइकिल ट्रैक जो है उनकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करनी जरूरी हो जाएगी। और इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, पूरे इंडिया में अगर इस इनिशिएटिव को लॉन्च करेंगे बहुत फायदा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। वो कौन सी कंट्री है जिसने रिलीज करी है एक एनुअल रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम? और इसमें लिखा गया है इंडिया को कि ना, इंडिया में रिलीजियस वायलेंस होता है, मतलब धर्मों के बीच में वायलेंस होता है, और इंडिया की सेंटर गवर्नमेंट को इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, ये भी बोला गया। तो रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स हर साल किस कंट्री के द्वारा निकाला जाता है और इंडिया को हर साल रिकमेंड किया जाता है कि नहीं, आप थोड़ा और अपने आप को इंप्रूव करो? कैसा इंडेक्स फ्रांस निकालता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी या कनाडा? तो स्टूडेंट्स ये ना निकालता है USA, पर बड़ी सिंपल सी बात है, USA इंडिया को बताएगा, बहुत सारी कंट्रीज को बताएगा आपके यहाँ ये दिक्कत है, पर उनके यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, ये सब होता है जो इतना दुनिया ने देखा, उस पर USA कोई मतलब अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं देता। तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। USA ने रिलीज किया रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट और इंडिया को बोला कि आपको कंडेम करना चाहिए, इंडिया की सरकार को कंडेम करना चाहिए जो रिलीजियस वायलेंस इंडिया में। देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये सब नहीं होता, बिल्कुल होता है, पर ये भी तो सच है कि USA में भी होता है। तो उनको ये किसने राइट दिया कि वो इंडिया को बताएं कि ऐसा करो ऐसा ना करो? ये यहाँ पर बहुत अजीब चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है बहुत बड़ी, उसने एक क्लियर मेजोरिटी जीत ली है कर्नाटका के असेंबली इलेक्शन 2023 में। आज सारा दिन डिस्कशन होती रही कि अब कांग्रेस किसको अपना CM कैंडिडेट चुनेगी। मे बी कल तक कांग्रेस जो है फाइनल कर दिया, आज ही शायद हो सकता है अनाउंस हो जाए। अब पूछ रहे हैं कि टोटल असेंबली में सीट्स कितनी थी, जिसमें से कांग्रेस ने 135 जीत के मेजोरिटी मार्क क्रॉस कर लिया। क्या टोटल सीट्स 220 थी, 222 थी, 224 थी या 225 थी? टोटल असेंबली की सीट्स कितनी थी? तो स्टूडेंट्स टोटल सीट्स थी असल में 224, जिसमें से कांग्रेस ने जीती 135, बीजेपी ने 66 और JDS ने 19, जिससे मतलब अगर आप देखो कांग्रेस के पास क्लियर मेजोरिटी। कितना चाहिए था आपको? चाहिए था 113 सीटें। कांग्रेस 113 के मार्क्स से बहुत आगे निकल गई, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, इस तरह से रिसेंट इलेक्शंस में कांग्रेस जो है उसने बाजी मार ली है। अगर आप देखो यही चीज़ पिछले इलेक्शन में देखो तो बीजेपी 104 के मार्क पे थी, उनकी सरकार आई नहीं थी, मतलब मेजोरिटी मार्क नहीं आया था, तब बीजेपी ने JDS के साथ अलायंस किया था, ठीक है। कुमारस्वामी CM बने थे। पिछले बार जो कांग्रेस है उसके नंबर काफ़ी कम था, उससे पिछली बार देखो तो कांग्रेस की सरकार थी। तो आप कह सकते हो कि 2 टर्म्स के बाद कांग्रेस की सरकार वापस आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन करंट का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद 2 कॉम्प्लेक्स MCQ के क्वेश्चन करेंगे, 2 हम करेंगे इकोनॉमी के। वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है ट्रायल रन ऑफ ब्लड ब्लैक? तो होगा क्या, जो ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है ना वेरियस हॉस्पिटल्स वगैरह को, उसको ड्रोन के थ्रू डिलीवर किया जाएगा। इस इनिशिएटिव का नाम है आई ड्रोन इनिशिएटिव। क्या IMA का इनिशिएटिव है, ICMR का, नीति आयोग का या एम्स का? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नीति आयोग या फिर एम्स। ये इनिशिएटिव असल में शुरू किया है ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस इनिशिएटिव का बहुत बड़ा फायदा होगा कि अगर हम ड्रोन से जो ब्लड है, ठीक है, अगर उसको एक जगह से दूसरे का भेज पाएँ, जैसे इन्होंने करके भी दिखाया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो ग्रेटर नोएडा है और JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा, ठीक है, इनके साथ मिलकर इन्होंने असल में क्या किया,
10 यूनिट्स ऑफ ब्लड जो है उसको असल में ड्रोन के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह भेजा। अब ये बहुत दूर नहीं था, ये हॉस्पिटल इतने दूर नहीं थे, पर एक ट्रायल था। अगर आगे जाके ट्रायल ठीक से सक्सेसफुल हो चुका है, आगे जाके हम और दूर दूर डिस्टेंस तक यहाँ पर जो ब्लड है वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल इस तरह से भेज पाएंगे और बहुत सारी जानें बच पाएंगी। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने 11th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप एग्जाम में, अपने प्री एग्जाम्स में ज़्यादातर देखते हो। तो क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि यूएस से दुनिया में स्टील का, देखो हमको ना जो आयरन ओर मिलती है हम उसको आयरन में कन्वर्ट करते हैं, पर आयरन में कुछ दिक्कतें हैं। हम आयरन को आगे एक एलॉय में कन्वर्ट करके स्टील बना लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि यूएस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का दुनिया में। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि नहीं, ग्रीन स्टील है, ये पोल्यूशन कम करता है। ग्रीन स्टील की प्रोडक्शन में हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इंडिया में जितनी भी आयरन ओर है ना, उससे ग्रीन स्टील बनाना बहुत आसान है, मतलब हम ये थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टील बना सकते हैं, हमारी ओर ऐसी है, ठीक है, जो इंडिया में पाई जाती है। अब आपसे पूछे इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है, पहली भी गलत है, तीसरी भी गलत है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। असल में यूएसए नहीं, चाइना, मैं आपको आगे डाटा भी दिखाऊंगा, चाइना है दुनिया में सबसे बड़ा स्टील का प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा है। बाकी कंट्रीज के मुकाबले चाइना इतना आगे, आपको भी डाटा दिखाता हूँ। इंडिया आपको सेकंड में मिलेगा, पर इंडिया और चाइना में फर्क देखना। ग्रीन स्टील जो है ये ऐसा स्टील है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन नहीं होती, असल में करते क्या, हाइड्रोजन को यूज करते। तो सेकंड स्टेटमेंट सही लिखी थी वहां पर, ठीक है। इंडिया की जो आयरन ओर है वो ग्रीन स्टील बनाने के लिए सूटेबल नहीं है, ये भी एक सच्चाई है कि इंडिया में जो आयरन ओर है उससे ग्रीन स्टील अच्छे से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर थोड़ा ये बताया गया कि जो स्टील प्रोडक्शन है वेरियस कंट्रीज के, आप ये डाटा देखो, अच्छा डाटा है, 2021 तक अपडेटेड है। दुनिया में टॉप 10 में ब्राजील, जर्मनी, टर्की, साउथ कोरिया, रशिया, यूएस, जापान, इंडिया, और इंडिया से ऊपर सिर्फ ईयू है। ईयू में तो बहुत सारी कंट्रीज आती है, तो आप कंट्री के हिसाब से देखो तो इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। हमने प्रोड्यूस किया अगर 118.2 मेट्रिक, जब जो भी है, ठीक है, 1000 मेट्रिक टन, तो जो हमारा नंबर 118 पे, चाइना का है 1032। इतना फर्क है इंडिया और चाइना के बीच में। हमको अपनी कैपेसिटी बहुत जल्दी बढ़ा देनी चाहिए। आप एक चीज देखो, एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ बाकी जो 9 है, ठीक है, फिर भी चाइना आगे निकल जाएगा, इतनी भयंकर प्रोडक्शन है चाइना की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है, सही स्टेटमेंट ढूंढनी है। 1952 में एशियाटिक चीता को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया से। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो एशियाटिक चीता है उसको वल्नरेबल कंसिडर किया जाता है। IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर है ना, उसकी रेड लिस्ट के अंदर इसको वल्नरेबल डिक्लेयर किया गया, ठीक है। अब इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। सही आंसर है 1 ओनली, ये बिल्कुल सही बात है। 52 में एशियाटिक चीता को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। दूसरी स्टेटमेंट गलत है। इंडिया लास्ट एशियाटिक चीता जो था उसकी डेथ हुई थी इन दी कोरिया डिस्ट्रिक्ट, जो इंडिया का छत्तीसगढ़ है, 1947, और उसके कुछ सालों बाद 52 में ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि इंडिया में अब चीता नहीं पा जाते। एशियाटिक चीता को असल में यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था वल्नरेबल, पर अगर आप देखो IUCN ने इसको क्रिटिकली इंडेंजर के लिस्ट में डाला हुआ है। IUCN की जो रेड बुक होती है उसमें इसको क्रिटिकली इंडेंजर में डाला हुआ, ठीक है। जो अफ्रीकन चीता है, जो असल में हमने अब मंगवाए हैं अंडर प्रोजेक्ट चीता, उसको यहाँ पर वल्नरेबल की लिस्ट में डाला हुआ है IUCN ने। तो दूसरी स्टेटमेंट इस वजह से गलत होगी, ठीक है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हेडक्वार्टर्स ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फाउंड किया गया था 1948 को। आज का स्टूडेंट्स हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMI। आप ये बहुत बार सुनते हो, घर की EMI, कार की EMI, ये तो बहुत ईजी है। वैसे EMI होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, कि आप एक साथ पैसा नहीं दे सकते वापस, आप महीने दे दो, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी कमेटी थी जिसने एस्टैब्लिश किया था कि इंश्योरेंस रेगुलेटर होना चाहिए, हमारे यहाँ पर है भी है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसकी सजेशन थी? दांदेडकर कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, रंगराजन कमेटी या दत्त कमेटी? तो स्टूडेंट्स ये असल में एक रिकमेंडेशन थी मल्होत्रा कमेटी की। तो कमेटी वॉज सेटअप इन 1993 अंडर द चेयरमैन ऑफ RN मल्होत्रा, फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनकी असल में रिकमेंडेशन थी कि इंश्योरेंस सेक्टर में एक रेगुलेटर बना दो, और वो ठीक से जो है, मतलब आगे जाके IRDAI बनाया भी, वो ठीक से संभाल लेगा चीज़ों को, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यू, जितने टॉपिक स्टूडेंट्स मुझे कवर करने थे, मैंने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने काफ़ी कुछ नया सीखा। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।